हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड और बेस होते क्या हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। इस वीडियो में हम एसिड या बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको मेज़र कैसे किया जाता है, पीएच स्केल क्या होती है और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साल्ट क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन यानी कोई भी एसिड या फिर बेस कितने स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कैसे पता लगता है। अब तक हमने पीछे जितने भी सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो हमें ये बताते थे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर और स्मेल, जैसे ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता था कि जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग या फिर कितना वीक है। तो किसी भी एसिड को हम चेक करने के लिए कि वो कितना स्ट्रांग या फिर कितना वीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये कई सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। इट शोज़ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सोल्यूशन। और ये डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन पे डिफरेंट कलर देख के ये बताता है कि कोई भी सोल्यूशन कितना स्ट्रांग या फिर कितना वीक है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आप एक तरह से कह सकते हैं कि पीएच स्केल ही होती है, जिसमें पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच स्केल हमें ये बताती है कि जो किसी भी एसिड या फिर बेस में H+ आयन की कितनी पावर है, यानी उसका कितना कंसंट्रेशन है। और जो स्केल हमें ये बताती है कि गिवन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, उसी स्केल को बोला जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल की डिस्कवरी सोरेनसन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी 1909 में, फॉर मेजरिंग द H+ आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। अब पीएच क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। पीएच एक तरह का नंबर होता है जो कि इंडिकेट करता है किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर को। पीएच एक प्योर नंबर होता है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो पहले हम पीएच स्केल को समझते हैं। पीएच स्केल एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं और हर एक नंबर अलग अलग कलर शो करता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 तक किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और जब किसी की पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 तक हो तो इसका मतलब ये कि वो जो सोल्यूशन या फिर जो सब्सटेंस है वो बेसिक है। यानी 0 से लेकर 7 तक एसिडिक नेचर को शो करता है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक नेचर को शो करता है। जैसे जैसे आप 7 से लेकर 0 तक बढ़ते जाएंगे, वैसे किसी सोल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर, उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कि उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक ऐसे ही जैसे आप 7 से लेकर 14 तक जाएंगे, ऐसे किसी सब्सटेंस की बेसिक नेचर इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये कि उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी और OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। पीएच स्केल में 0 से लेकर 4 तक ये शो करता है कि जो एसिड है वो स्ट्रांग है, यानी जिनका पीएच वैल्यू 0 से 4 के बीच में आता है वो स्ट्रांग एसिड माने जाते हैं, और जिनका 4 से लेकर 7 के बीच में आता है पीएच वैल्यू, वो वीक एसिड माने जाते हैं। ऐसे ही 7 से लेकर 11 तक जितने सारे बेसिस होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से लेकर 11 तक होती है, वो वीक बेस होते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू 11 से लेकर 14 तक होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। तो 0 से लेकर 7 तक एसिडिक नेचर को शो करता है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक नेचर को शो करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कोई एसिड या फिर बेस कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ H+ या फिर OH- आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ हो रहे हैं तो वो एसिड स्ट्रांग होगी, अगर कम रिलीज़ हो रहे हैं तो वो वीक होगी। इसका मतलब ये एसिड्स दैट गिव्स राइज टू मोर H+ आयन, और ऐसे एसिड्स जो कि मोर कंसंट्रेशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं,
वैसे एसिड्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनकी pH वैल्यू 0 से लेके 4 तक के बीच में आती है। ऐसे ही एसिड्स दैट गिव राइज टू लेस H+ आयन आर वीक एसिड्स, और जो लेस H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, यानी उनकी pH वैल्यू 4 से लेकर 7 के बीच में आएगी। ऐसे ही बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिस दैट गिव्स मोर OH- आयन्स, वो बेसिस जो कि ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, यानी उनकी pH वैल्यू 11 से लेकर 14 तक के बीच में आएगी। ऐसे ही बेसिस दैट गिव्स लेस हाइड्रोक्साइड आयन आर वीक बेसिस, और वैसे ही जो लेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे यानी जिनकी pH वैल्यू 7 से लेकर 11 के बीच में होगी वो वीक बेसिस माने जाते हैं। 0 नंबर पे pH स्केल के 0 नंबर पे जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो OH- का कंसंट्रेशन होता है वो 0 पे मिनिमम होता है, यानी सबसे कम होता है। और बात करें 14 पे, तो 14 पे H+ आयन मिनिमम होता है और OH- आयन मैक्सिमम होता है। pH इज़ अ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट्स। pH एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक और बात ध्यान रखने वाली वो ये कि जो pH होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के। कहने का मतलब ये कि अगर किसी सब्सटेंस की, किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू जो है वो लो है, फॉर एग्जांपल 1 है, लो है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा। यानी अगर pH वैल्यू लो होगी तो H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, तो ये 6 है, ये हाई है pH इसका, तो इसका H+ आयन जो होगा वो लो होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर pH वैल्यू कम होगी तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर pH वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस होगा। कहने का मतलब ये था। आप जानते हैं कि pH स्केल अलग अलग नंबर पे अलग अलग कलर शो करती है, तो क्या आपको सभी कलर्स याद करने की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जो एसिडिक होते हैं वो रेड होते हैं, और ये 0 पे ये जो होते हैं बेसिक वो ब्लू होते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 3 है तो उसका कलर जो होगा वो कैसा होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछे जाते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 0 पे जो होता है वो रेड एकदम होता है एसिड, और जैसे जैसे ये 7 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कलर हल्का होता जाता है। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और ऐसे ही 14 पे ब्लू कलर का होता है, जैसे जैसे ये 7 की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे इसका कलर लाइट होने लगता है। इसके कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू को चेक करने पर उसका कलर ग्रीन आता है तो उसकी pH वैल्यू क्या हुई है? तो आंसर यही रहेगा कि 7। अक्सर न्यूट्रल को लेके ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सब्सटेंस की pH स्केल से जब उसको चेक किया तो हमें ग्रीन कलर मिलता है, तो वो सब्सटेंस है उसका pH वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर होगा 7, क्योंकि वो न्यूट्रल है। आपसे ऐसे नंबर जैसे 5, 6 या फिर 10, 11 ऐसे नंबर की कलर के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रल होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है और उसको pH स्केल से चेक करने पर हमें ग्रीन कलर मिलता है। और एसिड और बेस के एग्जांपल तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम समझते हैं। आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। छोटी सी टॉपिक है ये, इसमें हमें बस हम अपने आसपास जो चेंजेस देखते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन बींग्स आर pH सेंसिटिव। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इन ए नैरो pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी pH सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक नॉर्मल pH रेंज यानी 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होते हैं। अगर ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा यानी pH वैल्यू की रेंज घटी या फिर बढ़ी तो ये हमारी बॉडी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस
कि इन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए पीएच। ये नंबर आप याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, तो आपको ये नंबर ध्यान में रखना है। ओके, अगला है एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से घट जाती है, यानी उसके नीचे आ जाती है, तो उसी को बोला जाता है एसिड रेन, विच आल्सो फॉल्स pH ऑफ रिवर्स वाटर एज इट्स बिकम एसिडिक। और जब ये एसिड रेन होती है तब इसके ये रेन अलग अलग वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है, जिससे उन वाटर बॉडीज़ का भी pH कम होने लगता है, यानी वो वाटर एसिडिक होने लगता है, जिसकी वजह से जो सारे एक्वेटिक लाइफ होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी सर्वाइवल में डिफ़िकल्टीज़ लाती है। अब ये एसिड रेन होती क्यों है, पहले हम ये समझते हैं। हमारे आसपास एयर प्रेजेंट होती है, आप सभी जानते हैं। तो एयर में जो पोल्यूशन होता है, जैसे इंडस्ट्री से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, और तो वो एयर से कंबाइन हो जाते हैं, और एयर में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें उसके साथ कंबाइन करके कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बनाती हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, निट्रिक एसिड। और फिर जब बारिश होती है तो यही कंपाउंड्स उसके साथ ज़मीन पर आते हैं और उसी को बोलते हैं एसिडिक रेन। मतलब ये कि जब हार्मफुल केमिकल्स एयर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और जब वो बारिश के वजह से नीचे आते हैं तभी एसिडिक रेन होती है, और उसी को बोला जाता है एसिडिक रेन, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, यहाँ तक कि वो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज खड़ा करती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल्स की भी अपनी अलग अलग पीएच वैल्यूज़ होती है। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग पीएच रेंज की ज़रूरत होती है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर मोस्ट plants in between 5.5 and 7.5. However, many plants have adapted to thrive at pH values outside this range. जो मोस्ट प्लांट्स होते हैं वो जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उनकी पीएच रेंज 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होती है, यानी कुछ एसिडिक भी होती है, कुछ बेसिक भी होती है मोस्ट प्लांट्स की। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी पीएच रेंज इसके आउटसाइड भी चली जाती है, यानी वो ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और जब व्हेन सॉइल बिकम एसिडिक वी हैव टू गिव इट बेस फॉर न्यूट्रलाइजिंग इट। और जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना पड़ता है। बेस में जैसे मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें बेस हैं। तो जब ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाती है तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना पड़ता है। बेस में ये सारी चीज़ें, जिससे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक, तो इसमें भी पीएच काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारे स्टमक में कुछ एसिड रिलीज होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। और जब इनडाइजेशन होता है तो जो हमारा स्टमक होता है वो ज़्यादा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन की भी शिकायत होने लगती है, और इसी को बोलते हैं एसिडिटी। यानी ऐसे केस में जब हमारी स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज होने लगती है तब हमें एसिडिटी होती है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज इट। और इस पेन से यानी एसिडिटी से राहत पाने के लिए लोग बेस लेते हैं। बेस क्यों लेते हैं आप जानते हैं कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो रही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेंगे, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से एसिडिटी से हम राहत पाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का बेस होता है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। एसिडिटी के दौरान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काफ़ी यूज़ किया जाता है। एंटासिड होते क्या हैं? ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज एसिड्स। ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में लिए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है एंटासिड्स। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। आप जानते हैं कि जो हमारी स्टमक में लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका मीडियम एसिडिक होता है। एसिडिक इसीलिए होता है क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड प्रेजेंट होने की वजह से इसका मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। अब पीएच का इस्तेमाल कई एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। ऐसे कैसे? बी स्टिंग कॉजेज सेवर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। जो बी होते हैं या फिर एंट्स यानी चींटियाँ जो होती हैं, उनकी स्टिंग की वजह से हमें काफ़ी पेन और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉइक एसिड। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी स्टिंग में एक एसिड प्रेजेंट होती है जिसे हम मेथनॉइक एसिड बोलते हैं, जिसका नॉर्मल नेम, कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? HCOOH। तो ये जब हमें स्टिंग करते हैं तो उनकी स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट होती है वो हमारी बॉडी में आ जाती है, और हमारी बॉडी में पीएच लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमें पेन और इरिटेशन होती है। कुछ प्लांट्स भी पीएच यानी ऐसे स्टिंग का यूज़ करते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जैसे नेटल प्लांट। सम प्लांट्स लाइक नेटल प्लांट्स हैव फाइन स्टिंगिंग हेयर विच इंजेक्ट मेथनॉइक एसिड इनटू द बॉडी ऑफ ओनली एनिमल्स और ह्यूमन दैट कम्स इन इट्स कॉन्टैक्ट। नेटल जो एक तरह का प्लांट होता है, उसके पास भी फाइन स्टिंगिंग हेयर होते हैं जो कि मेथनॉइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं जब भी कोई एनिमल या फिर ह्यूमन इनकी कांटेक्ट में आता है। ये सिर्फ एनिमल और ह्यूमन की केस में होता है, यानी जब इसके कांटेक्ट में कोई प्लांट आता है तब ये अपनी मेथनॉइक एसिड इंजेक्ट नहीं करता है। जब इसके कांटेक्ट में कोई प्लांट या फिर ह्यूमन बींग्स कोई एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स आते हैं, तब ये मेथनॉइक एसिड रिलीज़ करता है अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे पीएच के इस्तेमाल प्लांट और एनिमल अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। छठा है और लास्ट है टूथ डिके। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारे टीथ में कई लेयर्स होती हैं, जिनमें से अपर मोस्ट लेयर होती है एनिमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का। ये कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, तो आंसर होगा एनिमल। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब डिग्रेडेशन के दौरान कुछ बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड रिलीज़ करते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। अब कुछ बैक्टीरिया जो कि शुगर और फूड पार्टिकल का डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं, उस समय वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारी माउथ में, और ये हमारी माउथ में खाने के बाद यानी रह जाता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर दैन 5.5, और इसी एसिड की वजह से हमारी माउथ का जो पीएच होता है वो घटने लगता है, और जब हमारे माउथ का पीएच यानी हमारे टीथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारा जो टूथ होता है वो सड़ना शुरू कर देता है। और इसी से बचने के लिए जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो मेनली बेसेस होते हैं। बेसेस इसलिए क्योंकि ये हमारे मुंह में यानी टीथ में जो प्रेजेंट एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, और हमारी टूथ को टूथ डिके से प्रिवेंट करता है। इसीलिए हमें दोनों टाइम ब्रश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो उस समय हमारे इस टूथ में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं, और ब्रशिंग के दौरान हमारा टीथ क्लीन हो जाता है। अब जब हमारी माउथ में ज़्यादा देर तक एसिड प्रेजेंट नहीं रहते हैं तब वो अपना असर भी नहीं दिखा पाते हैं, और इसी वजह से जो लोग ज़्यादा टाइम से ब्रश करते रहते हैं उनको टीथ डिके की प्रॉब्लम काफ़ी कम होती है। ओके, तो ऐसे पीएच हमारी डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साल्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो चलिए इसे समझते हैं। साल्ट्स, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस। साल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान हमें मिलता है, फॉर्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये साल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस के बीच हुए रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है कुछ साल्ट के, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा।
रॉक सॉल्ट क्या होता है, एक छोटा सा टर्म दिया होगा आपकी बुक में, पहले हम इसे भी जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रॉक सॉल्ट होता क्या है, तो आंसर है डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट। रॉक सॉल्ट कुछ नहीं होता, ये सॉलिड साल्ट का एक डिपॉजिट होता है, ढेर होता है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, और इनका कलर ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक, साल्ट्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड बेस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते थे, ठीक ऐसे साल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। साल्ट्स अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे ऐसे साल्ट्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बने होते हैं, यानी जिनका नेगेटिव रेडिकल सेम होता है, वो क्लोराइड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। साल्ट की अलग अलग फैमिली होती है, जैसे क्लोराइड्स, सल्फेट्स फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली, ऐसे करके। और जो साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं वो सल्फेट फैमिली कैटेगरी में आते हैं। जो नाइट्रिक एसिड से बनते हैं उन्हें नाइट्रेट की कैटेगरी में रखा जाता है। कार्बोनिक एसिड से बनने वाले कार्बोनेट्स कहलाते हैं, और एसिटिक एसिड से बनने वाले एसीटेट्स कहलाते हैं। साल्ट्स में दो पार्ट होते हैं। कोई भी साल्ट जो बनता है वो एक बेस और एक एसिड की हेल्प से बनता है। तो साल्ट के दो पार्ट होते हैं, पहला जो कि एसिड से आता है और दूसरा बेस से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप NaCl में देखें तो NaCl में जो बेस यूज़ हुआ है वो हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जो इसमें एसिड ऐड यूज़ हुई है इसको बनाने में वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ेंगे कि कैसे पता लगाते हैं कि कोई साल्ट किस एसिड या फिर किस बेस से बना है। तो पहले आप ये समझिए कि कोई भी साल्ट जो बनता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला तो एसिड का या फिर पहला बेस का भी हो सकता है, और दूसरा एसिड का, यानी एक एसिड का होगा दूसरा बेस का होगा। तो ऐसे करके साल्ट के दो पार्ट होते हैं, और एसिड वाले को बोला जाता है एसिड रेडिकल, बेस वाले को बोला जाता है बेसिक रेडिकल। तो इसी टॉपिक में आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी होगी, एक्टिविटी 2.13। क्या बोला गया है इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में हमें कुछ कंपाउंड्स के यानी साल्ट्स के नेम दिए गए थे और उनका केमिकल फार्मूला लिखने को बोला गया था, यानी हमें उसका केमिकल नेम दिया गया था, हमें खुद से उसका केमिकल फार्मूला लिखना था और आगे चल के ये बताना था कि वो जो साल्ट है वो किस बेस या फिर किस एसिड से बना हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, इससे आपको ये पता चलेगा कि केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है, और अगर हमें कोई साल्ट दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस बेस या फिर किस एसिड से बना है तो वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो पहला था पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का फार्मूला होता है, केमिकल सिंबल होता है K, और सल्फेट का होता है SO4। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको इनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 + 1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इसमें, तो हमें मिलेगा K2SO4। ऐसे लिखा जाता है केमिकल फार्मूला। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम का केमिकल फार्मूला होता है, सिंबल होता है Na, और सल्फेट का आप जानते हैं SO4 होता है। Na की वैलेंसी यानी सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की होती है -2। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा Na2SO4। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अमोनियम का केमिकल सिंबल होता है NH4। ये अमोनिया होता है, ये अमोनियम होता है, अमोनिया होता है NH3। ठीक, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमोनियम होता है, ये अमोनिया होता है। इसका वैलेंसी होती है +1, और क्या लिया था हमने, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, इसकी वैलेंसी होती है -1। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा NH4। 1 का तो कोई वैल्यू होती नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उतना नंबर में मिलेगा। फिर Cl, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला। तो ऐसे ही कुछ आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि किस साल्ट का क्या केमिकल नेम यानी क्या केमिकल फार्मूला होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो साल्ट होते हैं वो किस बेस या फिर किस एसिड से मिलके बनते हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं? मान लीजिए हमारे पास साल्ट है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब हमें ये जानना है कि ये किस एसिड या फिर किस बेस से मिलकर बना हुआ है।
तो ये करने के लिए हम गेस करते हैं। ऐसा करने से पहले आपको कुछ एसिड और कुछ बेसिस के नेम याद होने चाहिए। जैसे कुछ बेसिस के नाम हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ और बेसिस हैं। और ऐसे ही एसिड के एग्जांपल लें हम तो एसिड के आपने पढ़े होंगे, जैसे मोस्ट कॉमन है H2SO4, HCl, निट्रिक एसिड, HNO3, ऐसे। तो आपको ये नेम याद रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे इसमें K2SO4 है, इसके दो पार्ट हैं, पहला K और दूसरा सल्फेट। तो ऐसे कौन सा बेस या फिर एसिड है जिसमें पोटेशियम आता है? तो आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम आता है जैसे बेस है। तो ये मिलके बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है। अब सल्फेट किस एसिड में आता है? ये बेस हो गया, तो जाहिर सी बात है ये एसिड का पार्ट होगा। तो सल्फेट किस एसिड में आता है? न ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आता है, न ही निट्रिक एसिड में आता है, ये आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H2SO4 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में H2SO4। तो हमें ऐसे पता चल गया कि ये किस एसिड से और किस बेस से मिलता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब बनता है K2SO4 और प्लस में वाटर। ठीक, तो हम ऐसे पता लगाते हैं कि कौन सा साल्ट किस बेस या फिर और किस एसिड से मिलकर बना है। अब हम लें Na2SO4 का एग्जांपल, तो Na2SO4, इसमें आप देखिए इसके भी दो पार्ट्स हैं, Na और SO4। पहले आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर देखिए SO4 अभी हमने पढ़ा कि एक एसिड से मिलता है जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, सोडियम किस में आता है? ये एसिड हो गया तो ये बेस होगा, किस बेस में सोडियम आता है? तो आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में। फिर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमें मिलता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट और प्लस में वाटर। आई बात समझ में? ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम में ये जो है, ये जिस बेस से बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही सारे एग्जांपल हैं। इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल लीजिए आप 8th वाला, इसमें कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया गया है साल्ट के फॉर्मेशन के। तो आप हाइड्रोक्लोरिक HCl निट्रिक एसिड के अलावा भी कुछ एसिड्स के नेम याद कीजिए, इससे आपको साल्ट वाले टॉपिक में आसानी होगी। साल्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली ये पूछा जाता है कि आपको कोई साल्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये किस एसिड से और किस बेस से रिएक्शन के बाद में बना हुआ है। तो आपको इसके लिए इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला और इसमें एसिड और बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना ज़रूरी है। ठीक, तो 8वां एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है। ये सोडियम बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है। तो ये किसी एसिड से बनेगा। तो ये जिस एसिड से बनता है उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2CO3। और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब बनेगा Na2CO3। आई बात समझ में? अब ऐसे अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम। तो अमोनियम किससे बना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। और ये है क्लोराइड, तो ये बना HCl से। इसी एक्टिविटी में हमें इसके फैमिली के बारे में भी लिखना था, वो देखते हैं आगे कि फैमिली ऑफ साल्ट बोलते किसको है। द साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। ऐसे साल्ट जिनके पॉजिटिव आयंस यानी उनके पॉजिटिव रेडिकल्स या फिर नेगेटिव रेडिकल्स सेम हो किसी भी दो साल्ट के, तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में आप ध्यान दें तो इसका नेगेटिव रेडिकल सेम है। किसी भी कंपाउंड में जब भी कोई लिखा जाता है तो उसमें जो पहला वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और इसके बाद वाला नेगेटिव होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव वाला पहले लिखा जाए, पॉजिटिव वाला बाद में लिखा जाए। तो ये जो पहला होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा होगा नेगेटिव होगा। तो सब में आप देख रहे हैं कि सल्फेट जो कि नेगेटिव रेडिकल है वो पांचों साल्ट में सेम है,
तो फैमिली ऑफ साल्ट की डिफिनीशन ये होती है कि इनका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रेडिकल सेम होना चाहिए, तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो इसमें सबका नेगेटिव रेडिकल जो कि है सल्फेट वो सेम है, तो ये सारे साल्ट सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। ऐसे ही है 6th 7th 8th पॉजिटिव रेडिकल्स आर सेम, दे बिलोंग टू ए फैमिली सोडियम फैमिली। 6th 7th 8th में क्या है? 6 सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। अब इन सब में इसका पॉजिटिव रेडिकल जो कि है सोडियम वो सेम है, तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, सोडियम फैमिली से। ऐसे ये NaCl और KCl ये बिलोंग करते हैं क्लोराइड फैमिली से, क्योंकि इनका जो नेगेटिव रेडिकल है वो सेम है। ठीक, इसके बाद हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें साल्ट के नेम दे दिए गए हैं और हमें जो एसिड और जो बेस यूज़ हुए हैं उसमें वो बताना है। तो यही सेम एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं। एसिड बेस पता कैसे करते हैं हमने आपको बताया, तो आप वीडियो पास करके ये देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। इसमें हमें बताया गया कि जो NaCl होता है वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, यानी इससे हमें कई रॉ मटेरियल्स केमिकल्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर alkali process because the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। जिस प्रोसेस से हम कॉमन सॉल्ट से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये कैसे ऑब्टेन होता है ये आपकी बुक में एक डायग्राम दिया होगा, आप उससे आइडिया ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोर मीन्स होता है क्लोरीन, इसमें क्लोरीन रिलीज होता है, और एल्कली मीन्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये एक सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसलिए इसको एल्कली बोला गया। ठीक, तो जब ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तब ये डिकम्पोज हो जाता है और ये सोडियम क्लोराइड क्लोरीन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सोडियम क्लोर एल्कली प्रोसेस। जिससे इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है NaCl + H2O। जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा यानी ब्राइन इनका प्रिपेयर किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तब ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का। इसी तरह से हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स, इसमें हमें टोटल साल्ट के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ने हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पॉप भी बोलते हैं। तो इन चारों साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब इन चारों साल्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, हम पहले आपको ये भी बता देते हैं। चारों साल्ट्स में हमें सिर्फ इसका केमिकल फार्मूला, उसका केमिकल नेम, वो बनता कैसा है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, यूजेस क्या हैं इसके, हमें चारों साल्ट्स में यही चारों बातें पढ़नी है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो पहला साल्ट जो हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किया जाता है। पहले हम इसका केमिकल फार्मूला देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। पहला साल्ट हमारा ये है। केमिकल फार्मूला जो होता है इसका होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सारे साल्ट्स के आपको सभी केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और जैसे वो बनते हैं उनके केमिकल रिएक्शन, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई ना कोई साल्ट से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम आपने देख लिया। अब ये बनता कैसे है हम ये समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे बनाया जाता है कि हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं आपस में ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए। तो जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होता है तब हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में वाटर। ठीक, इसका केमिकल रिएक्शन भी याद रखिएगा। यूजेस क्या है इसके, पहला यूज़ है इसका यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग कॉटन के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में।
दूसरा यूज़ क्या है इसका, यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तीसरा यूज़ है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसका वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जर्म्स से क्लीन करने के लिए, ताकि वो हमारे पीने योग्य हो सके ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, ये था पहला साल्ट। हमें यही चारों चीज़ें पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अगर ध्यान दें इस पर तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पहला केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल नेम, बनता कैसे है, उसका यूज़, ऐसे हम चारों साल्ट में पढ़ेंगे। अगला साल्ट हमारा सेकेंड टाइप ऑफ साल्ट है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरह का बेस होता है। ठीक, बेकिंग सोडा का केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा टफ है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, पहला है NaCl साल्ट, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में अमोनिया। इन सारी चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराया जाता है, इनमें रिएक्शन कराया जाता है, तब हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसका ये केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे बनता है। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिएक्ट विथ ईच अदर, दे प्रोड्यूसेस अमोनियम क्लोराइड और प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिलता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ये जो इसके यूज़ होते हैं, ये यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर आप जानते हैं कुकिंग में यूज़ किया जाता है इसका, हमारे किचन्स में। अब बेकिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, जब इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक माइल्ड एडिबल एसिड में, जैसे एडिबल एसिड का एग्जांपल आप बताइए, ऐसे जो कि लिविंग सोर्सेज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, जो कि टैमरिन यानी इमली में प्रेजेंट होता है। तो ये जो बेकिंग सोडा है, इसको बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, जो कि एक एडिबल एसिड होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। हम इसको ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों के मिक्सचर से बनाया जाता है ये बेकिंग पाउडर, इसका ये यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ क्या होता है, यूज़ एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। इसका एंटासिड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आपको हमने बताया कि ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक तरह का बेस है, क्योंकि ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिस तो हैं। तो एसिडिटी के यूज़ के समय पे हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ एंटासिड के तौर पे इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तरह का बेस होता है और ये हमें हेल्प करता है उसको एसिडिटी से राहत पाने के लिए, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है जाके। ओके, तो अब थर्ड टाइप ऑफ साल्ट हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का ये केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि इसमें 10, जिसको हम 10 को बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डेका, तो डेकाहाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए सोडियम कार्बोनेट को डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला गया। ठीक, प्रोड्यूस कैसे होता है, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला हमने देखा। अब इसके प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि बनता कैसे। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। तो जब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट रहता है, यानी मेटल का कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये भी बेसिक होता है, तो ये इसमें जब हम वाटर के 10 फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देते हैं, तब ये उसके साथ जुड़ के बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बस आपको इसका केमिकल फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप देख लेंगे कि जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो बन जाएगा इसका डेकाहाइड्रेटेड, तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक, इसका प्रोडक्शन ऐसे होता है।
यूज़ क्या है इसका? फर्स्ट यूज़ है इसका यूज़ एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। इसका क्लीनिंग एजेंट के तौर पर डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ है इसका यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? जब वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम मिल जाते हैं तब वो बना देते हैं हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को क्लीन रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम हार्ड वाटर को रिमूव करते हैं। तो इससे कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विच साल्ट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होगा आपका? वॉशिंग सोडा। या फिर इसी को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि विच कंपाउंड ऑफ सोडियम इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, या फिर विच हार्डनेस ऑफ वाटर। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी हार्डनेस होती है जिसको वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है उसको रिमूव करने के लिए। ऑप्शन में दे दिया रहेगा टेम्परेरी, परमानेंट, ऐसे करके। तो आंसर क्या होगा? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, इसमें वाटर के फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ऐसे जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि नेम द सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला लिख सकते हैं Na2CO3 10H2O। ऐसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फेरस सल्फेट में भी फेरस सल्फेट के भी क्रिस्टल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन। उसका फार्मूला होता है FeSO4 7H2O। उसमें 7 फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, तो आप ये नंबर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन है जिसमें CuSO4 5H2O प्रेजेंट रहते हैं, उसमें 5 फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको ये नंबर भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो लास्ट टाइप ऑफ साल्ट है हमारे पास चौथा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP भी बोला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। इसमें देखिए आप हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। ठीक, तो ये भी एक तरह का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला गया हेमी हाइड्रेटेड। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? ये भी सेम ऐसे ही सिंपल सा है कि जब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक तरह का हार्ड वाटर वाइट सॉलिड मटेरियल होता है। जब हम इसको यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड को एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हैं, यानी एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है और ये फॉर्मेशन कर देता है जिप्सम का। अब हमें जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड जब लेना होता है तब हम इस जिप्सम को, यानी जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। क्योंकि इसमें इसका फॉर्मेशन मॉइस्चर की हेल्प से हुआ है, इसीलिए इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उसका नंबर बढ़ गया है। तो जब इसको हम हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, तब ये टूट जाता है कैल्शियम सल्फेट हाफ यानी हेमी हाइड्रेटेड में, और प्लस में 1 होल टू द पावर हाफ, यानी आप इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये अलग हो जाता है और ये इससे हमें मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। इसका प्रोडक्शन ऐसे होता है। यूजेस हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर यूज पॉप फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स। इसको हमारी बोन्स में जो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं उनको सही करने के लिए, यानी इनको एक तरह से सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है पॉप का। इसका ये यूज़ होता है। फॉर मेकिंग टॉयज़ मटेरियल फॉर डेकोरेशन, और इसका ये भी यूज़ होता है कि ये टॉयज़ को या फिर कई डेकोरेटिव मटेरियल्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? जिप्सम को जब हीट किया जाता है तब ये टूट जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड में, और प्लस में 1/2 H2O में। ठीक, तो ऐसे हमें मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। इसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? हाफ हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? हाफ है। ये भी आप याद रखिएगा। और जिप्सम में कितने हैं? 2। अब जब हम इसी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड को एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हैं, यानी एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तब ये मॉइस्चर गेन कर लेता है और ये दोबारा से जिप्सम के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर एयर
ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद ना हो। ठीक, तो ऐसे करके हमारे साल्ट के चारों टाइप्स कंप्लीट होते हैं। चैप्टर के लास्ट में छोटी सी एक्टिविटी दी गई है हमें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक बार हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी में बोला गया कि हमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को हीट करना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, ऐसे करके। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है ये हमें बताना है। क्या आपने कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व किए टेस्ट ट्यूब पे, ये हमें बताना है। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ, वहाँ पे कहाँ से। एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल। अब गर्म करने के बाद जो सैंपल यहाँ पे बच गया था कॉपर सल्फेट, उसमें हमें 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर डालनी है हीटिंग करने से पहले। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज़ द ब्लू कलर? क्या कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है वो दोबारा से स्टोर हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है, ये हमें बताना है। तो एक्टिविटी को समझते हैं हम पहले। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तब इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो ड्रॉप्स यहाँ पे हमने देखे वो वही ड्रॉप्स हैं जो कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, यानी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल थे। फिर हीट करने के बाद जब हम इसमें दोबारा से 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर डालते हैं तब इसको दोबारा से वाटर मिल जाता है, और ये दोबारा से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ जाता है, यानी दोबारा से ये CuSO4 5H2 के फॉर्म में आ जाता है। तो और जब ये दोबारा से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ जाता है तब इसका ब्लू कलर दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। इसको हम ऐसे समझते हैं। तो हमारे पास था कॉपर सल्फेट 5H2O जिसका कलर होता है ब्लूइश कलर, ये ब्लू कलर का होता है। आफ्टर हीटिंग कलर चेंज एंड बिकम ब्लू, सॉरी यहाँ पे वाइट रहेगा। हीट करने पर इसका कलर जो होता है वो ब्लू से चेंज होकर वाइट में चेंज हो जाता है। ठीक, यस वाटर ड्रॉपलेट्स, और वहाँ पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स बॉइलिंग ट्यूब में कुछ देखने को मिलते हैं। ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट थे, यानी 5H2O, ये हीट करने पे अलग हो जाती हैं और वही हमें बॉइलिंग ट्यूब में देखने को मिलती हैं। यस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर, जब हम इसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हैं तब उसमें दोबारा से वाटर मिल जाता है और वो दोबारा से फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को गेन कर लेता है और वो दोबारा से इसके क्रिस्टलाइजेशन बना लेता है। क्रिस्टलाइजेशन बनाने के बाद इसका जो ब्लू कलर जो कि वाइट कलर में चेंज हो गया था वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। द साल्ट दैट हैव वाटर, अब पूछा जाता है कि हाइड्रेटेड साल्ट होता क्या है? द साल्ट दैट हैव वाटर इन फिक्स्ड अमाउंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, तो ऐसे साल्ट जिनके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे साल्ट को बोला जाता है हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का एग्जांपल आप लिख दीजिएगा CuSO4, जो हमने पीछे कुछ साल्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे पॉप का फॉर्मूला क्या था? CuSO4 से हेमी हाइड्रेटेड, यानी उसमें हाफ नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर प्रेजेंट हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल आपने पढ़े हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। FeSO4 में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 7, तो FeSO4 7H2O, ये भी एक एग्जांपल हो गया हाइड्रेटेड साल्ट का। एक और एग्जांपल आपने पढ़ा है जिप्सम का। जिप्सम का क्या होगा? CaSO4, उसमें 2 वाटर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो CuSO4 2H2O। ऐसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ये भी एक तरह से हाइड्रेटेड साल्ट ही होगा। तो कई बार पूछा जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ साल्ट दैट हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप ये सारे एग्जांपल जो हमने अभी को डिस्कस किए वो लिख दीजिएगा। और अगर पूछे गिव सम एग्जांपल्स ऑफ साल्ट विच हैव नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टल्स और आर नॉट हाइड्रेटेड, तो जो चारों साल्ट्स हमने पढ़े उसमें से उन साल्ट्स के बारे में हमें लिखना है, यानी उनका एग्जांपल लिखना है जिनके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी उनके क्रिस्टल्स नहीं मौजूद थे। तो ऐसा एग्जांपल हमने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी एक तरह का साल्ट ही है, तो आप एग्जांपल में ये लिख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, तो उसकी प्रॉपर डिफिनेशन आप लिखिएगा, इट इज़ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी प्रॉपर डिफिनेशन ये होगी। तो ऐसे ही आप चैप्टर पढ़ते समय क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी चैप्टर को समझने और याद रखने में। तो ऐसे करके हमने
विथ एक्टिविटी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आप केमिस्ट्री में मेनली तो कभी भी एक्टिविटी को निगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक्टिविटी में ही छुपे होते हैं और कई क्वेश्चंस भी एक्टिविटी से पूछे जाते हैं। तो आप चैप्टर के साथ साथ एक्टिविटी भी करते रहिएगा। ओके, तो ऐसे करके हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।